हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर। आई होप आप हमारे साथ रोज नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे और यह सभी चीज़ें आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मददगार प्रूफ भी होंगी। कल की क्लास के अंदर हमने NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का टॉपिक शुरू किया था और उससे जुड़ी हुई जो मूलभूत बातें थी कि यानी कि हमारे देश में क्या ज़रूरत महसूस हुई NIA को बनाने की और उसके बाद किस प्रकार से उसका गठन किया गया, किस प्रकार से वह कार्य करता है, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हमने ये सभी चीज़ें कल हमने अच्छे से समझ ली थी। लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक उसका रह रहा था वह यह था कि सन 2019 में NIA जो एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। जाहिर सी बात है, संशोधन कब किया जाता है? संशोधन जब किया जाता है जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने सुना भी होगा कि हमेशा ही क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी कि अगर किसी ज़रूरत होती है तो ही उसके लिए कुछ ना कुछ आविष्कार किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ NIA एक्ट में ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए सन 2019 के अंदर संशोधन किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो यह भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम आज क्या पढ़ेंगे, हम आज यह जानेंगे कि NIA का अधिकार क्षेत्र क्या होता है और NIA को जब तैयार किया गया था यानी कि जब इसको गठन किया गया था एजेंसी का, तो किन लक्ष्यों और दृष्टियों के साथ में इसका गठन किया गया था। आज की क्लास में हम ये भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अब तक पिछली वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने मूलभूत सभी बातें बताई थी और यह क्यों बनाया गया था, ये सभी चीज़ें बताई थी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर का आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पर आप टैप करें, सबसे पहली वीडियो आपको वही दिखेगी। पहले वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देख ली, तो आप भी ज़रूर देखें। और साथ ही इसको शुरू कर लेते हैं और अब हम सबसे पहले समझते हैं इसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अधिकार क्षेत्र को लेकर के। देखो, अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि यह जो निकाय बना है, यह जो अभिकरण है, एजेंसी, इसका दायरा कितना है, उसको किस दायरे में रह करके काम करना है और अपने अधिकारों की पूर्ति करनी है। अधिकार क्षेत्र में ये बात होती है। अधिकार क्षेत्र क्या है इसका अधिकार क्षेत्र यह है कि अगर पूरे देश में ऐसा कोई भी मामला है जिससे हमारे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों से बनाए गए हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि इस प्रकार की अगर चीज़ें प्रभावित होती हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, तो NIA को यह अधिकार है कि उस एजेंसी की, उस संस्था की, उस व्यक्ति की जांच करे और जो मामला आता है उसको पूरे अच्छी तरह से इंक्वायरी करे और बाद में देखे कि वास्तव में वह इलीगल है या नहीं, और दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। पहला जो महत्वपूर्ण क्या क्षेत्र है इसका, जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता खतरे में पड़ रही है, लग रहा है कि ये चीज़ें प्रभावित हो रही है, तो उसके खिलाफ जाकर के उनके क्षेत्र में NIA एक्शन लेगा। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के कार्य के द्वारा या संस्था के कार्यों के द्वारा राज्यों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, हमारे विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, NIA उसके अंदर जांच पड़ताल कर सकती है, पूरा अन्वेषण कर सकती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है। यह इसको अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसका एक अधिकार क्षेत्र यह भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हमेशा पालन करे। देखो, अब NIA क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है और इसको बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप महत्वपूर्ण काम तो करो, अपने कामों की पूर्ति कर रहे हो और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो किए गए हैं, समझौते विभिन्न देशों के साथ हुए हैं या संगठनों में जो भी हुए हैं, आप उनकी अवहेलना करने, तो ऐसा काम भी नहीं करना है। ये भी इसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या काम करना है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी जो प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों का तरीके से पालन करना है, उसके नियमों और कानूनों के तहत रहना है। साथ ही इसके अलावा जो भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी जो अधिकार, जो उनके नियम कानून हैं, जो दायरे हैं, उन सभी के तहत रह करके ही NIA को काम करना है। यानी कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है, UN भी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ये इन्होंने जो भी कानून तैयार कर रखे हैं सभी देशों को ध्यान रखते हुए कर रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो NIA है, यह जो भी काम करेगी तो उसको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो भी नियम कानून हैं, उनके जो भी समझौते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी को पालन करते हुए ही अपने अधिकारों की पूर्ति करनी है, अपने कार्य पूरे करने हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसका अधिकार क्षेत्र किस प्रकार से क्या क्या हो गया। और पहले इसका जो मूल अधिकार क्षेत्र था, इसको इन्हीं अधिकार क्षेत्रों के साथ रह करके तैयार किया गया था। लेकिन मैंने बता चुका हूँ सन 2019 में कुछ संशोधन किए गए थे, तो जिसके तहत अब क्या हो गया, इसके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ा दिया गया। तो उसके अधिकार क्षेत्र में अब कुछ नई चीज़ें भी जुड़ गई हैं, वह समझ लेते हैं। तो क्या जुड़ा हुआ है, अब NIA को अधिकार है कि NIA मानव तस्करी से जुड़े हुए मामलों की भी जांच पड़ताल कर सकता है। मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन अगर ट्रेड होता है, व्यक्तियों को बेचा खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में
एनआईए को अधिकार है कि वह जांच करे मामले की, या फिर इसके अलावा अगर नकली मुद्रा को लेकर के कोई मामला सामने आता है, यानी कि अगर फेक करेंसी तैयार होती है, मैं कल बता चुका हूं कि भाई इसकी एक सेल है, सेल का नाम क्या है, TFFC सेल, यानी कि टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, इसका महत्वपूर्ण सेल है, जिसका मुख्य काम क्या है, नकली मुद्रा के क्षेत्र में नियंत्रण करना, नकली मुद्रा को नियंत्रित करना और इससे जुड़े हुए मामलों की जांच करना। इसके अलावा अगर पूरे देश के अंदर कहीं भी अगर हथियारों का निर्माण होता है और इसके अलावा उसकी बिक्री होती है, जाहिर से ज़्यादा अगर देश में हथियार बन रहे हैं तो क्यों बनेंगे, बिक्री करने के लिए। तो अगर हमारे देश के अंदर हथियारों का निर्माण हो रहा है और बिक्री की जा रही है उसकी, तो इस मामले की जांच का पूरा अधिकार एनआईए के पास है। एनआईए यह काम बड़े आराम से कर सकती है और पूरा मामला देख सकती है। इसके अलावा कुछ नया जोड़ा है, नया यह जोड़ा है कि अगर साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म और विस्फोटक सामग्री जो होती है देश के अंदर, अगर इस प्रकार की गतिविधियां भी हो रही हैं, यानी कि अगर पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, साइबर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को रेगुलेट किया जा रहा है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एनआईए एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ अगर किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति के पास विस्फोटक सामग्री पाई जाती है इलीगल तरीके से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी, संस्था है या फिर वो, तो भी कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन सभी मामलों से जुड़े सभी मामलों पर जांच करने का, फैसला सुनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया है। कैसे मिला था ये इसको अधिकार, एनआईए एक्ट 2008 के द्वारा ये सभी चीज़ें इसको दे दी गई हैं ऑलरेडी। ठीक है, आई होप इसको आपको इसका अधिकार क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। परीक्षाओं में पूछ लेता है कि अधिकार क्षेत्र बताइए कि एनआईए किस मामले में जांच नहीं कर सकता या किस मामले में जांच करने का इसको अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में अब आप यह क्लियरली समझ चुके हैं कि हाँ, किन किन चीज़ों में, किन किन मामलों के अंदर एनआईए को जांच करनी होती है और अपना जो अभियोग है, जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो पेश करनी होती है। ठीक है, तो उसका अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अब हमें ये समझना था कि एनआईए को किन लक्ष्यों और दृष्टि के साथ में तैयार किया गया था। लक्ष्य क्या मतलब, टारगेट्स क्या रखे गए, इसके विजन क्या रखे गए, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है एनआईए को, वह समझ लेते हैं। तो उसका देखो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि भाई एनआईए किस प्रकार से काम करे। एनआईए इस प्रकार से काम करे कि यह एक पेशेवर, व्यावसायिक और अन्वेषण एजेंसी हो। देखो, जो पेशेवर व्यावसायिक एजेंसी होती है ना, ये क्या करते हैं, इनको ना अच्छा खासा लाभ चाहिए होता है, ये लाभ के उद्देश्यों से काम करते हैं और अपना हर फील्ड में बेस्ट देते हैं, क्योंकि इनका एक उद्देश्य ये होता है कि जी हमें क्या करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। तो यहाँ पर एक ना जो विजन है, विजन तैयार कर रखा है एनआईए ने अपने लिए भी, कि जो भी मामला मेरे पास आया, जो इस मामले की मैं जांच कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, ऐसी स्थिति में मुझे अपने उस मामले के अंदर बेस्ट देना है और जो भी मामला है, विषय है या आतंकवादी घटना है, उसकी मुझे तह तक जाना है और सभी चीज़ें निकाल के लानी है। तो इस प्रकार का इसके लिए विजन रखा गया। इसका दूसरा विजन क्या है, राष्ट्रीय आतंकरोधी व सुरक्षा चीज़ें। ठीक है, तो जैसे कि मैं कल बता चुका था, कल वाली क्लास में क्लियर हो गया था कि जो आतंकवादी घटना हुई थी मुंबई के ऊपर 26/11/2008 की जो मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद ही एनआईए को तैयार किया गया था। तो इसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विजन यह भी तैयार किया गया था कि पूरे देश के अंदर आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन सभी को नियंत्रित कर सके, उनको रोक सके होने के लिए, और साथ ही साथ क्या कर सके, राष्ट्र की जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, यह सुनिश्चित कर सके। यह इसके महत्वपूर्ण अधिकारों के तहत, इसके विजन के तहत, लक्ष्यों के तहत आता है। इसके अलावा अगला समझ लेते हैं, आतंकवाद की सूचनाओं का भंडारण। कहीं ना कहीं विजन इसने, एनआईए ने अपने लिए यह भी रखा हुआ है, एनआईए का विजन है कि आतंकवाद को ये अच्छी तरह से समझे, आतंकवाद को अच्छे से समझे, जाने और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन हैं, वह किस प्रकार से गतिविधियां करते हैं, किस प्रकार से बम प्लान करते हैं, कहाँ पे विस्फोट करते हैं, या कैसी कैसी जो भी घटनाएं करते हैं, उनसे उस तरह की सभी जानकारियां क्या हो, एनआईए के पास हो। यह सभी जानकारी एनआईए अपने पास रखे ताकि हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और टेररिस्ट को पकड़ा जा सके। यह इसका एक लक्ष्य इसने निर्धारित किया हुआ है। इसके अलावा क्या निर्धारित किया हुआ, वैज्ञानिक तकनीकी को प्रयोग करना। देखो आजकल क्या हो रहा है, सभी चीज़ें भाई टेक्नोलॉजी के अंदर चल रही है, 21वीं शताब्दी है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है मामले के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य एनआईए ने अपने लिए निर्धारित कर रखा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, मशीनों का इस्तेमाल करते हुए, जो भी हमारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उन सभी चीज़ों का कुशलतम यानी कि बेस्ट इस्तेमाल करना है, और बेस्ट इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, अपराधों को रोकना है। यह भी इसके लक्ष्यों के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा एक है प्रभावित त्वरित मुकदमा और सुनवाई। तो इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी है कि जो भी मामला इसके तहत आता है, जांच के लिए आ रहा है या सुनवाई के लिए आ रहा है या फैसले के लिए आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में
इस आयोग पे, इस निकाय पे यह जिम्मेदारी है कि उस पूरे के पूरे मामले पर जल्दी से जल्द सुनवाई करे और जल्द से जल्द फैसला सुनाए। ऐसा ना हो कि मामला आया है तो डिले ही पड़ा हुआ कई दिनों तक। ऐसा ना हो, जो मामला आया हुआ है उस पर जल्द से जल्द सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाए, सारे उसके जो विटनेस है उनको बुलाया जाए और अंत में जल्द से जल्द जितना हो सके फैसला सुना दिया जाए। यह भी इसके लक्ष्यों के तहत रखा गया। इसके अलावा एक लक्ष्य इसका यह भी रखा गया है, विजन है इसका, कि जब जब एनआईए कोई भी मामले की जांच करेगा, कभी फैसला लेगा, तो ऐसी स्थिति में सर्वोपरि इसके लिए क्या है, भारत का संविधान। यह उस मामले की जांच करते हुए और फैसला सुनाते हुए भारत के संविधान का पूरा सम्मान करेगा, पूरा ख्याल रखेगा और संविधान के दायरों में रहते हुए ही यह अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही साथ यह कहीं ना कहीं मानव अधिकारों को और व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखेगा। मानव अधिकारों के लिए देखो, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों जगह पर बहुत सारे निकाय बनाए हुए हैं, आयोग बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एनआईए के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ये मानवाधिकारों का भी ध्यान रखे। साथ ही साथ इसका एक लक्ष्य यह भी रखा गया है कि नियमित प्रशिक्षण होता रहे। देखो क्या होता है कि अगर जब ट्रेनिंग्स नहीं होती है, प्रशिक्षण नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था खराब हो जाती है। हमारे कर्मचारी कहीं ना कहीं काम से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और उनकी जो सक्रियता है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसने अपने लिए लक्ष्य यह भी निर्धारित किया हुआ है कि देखो हम समय समय पर क्या करेंगे, नियमित प्रशिक्षण करते रहेंगे। अगर नियमित प्रशिक्षण होता रहेगा तो क्या होगा, इस स्थिति में हमारे जो कार्यबल है वह कार्यबल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, गठित रहेगा और सक्रिय रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मामलों को बहुत अच्छे से निपटाया जा सकेगा, जाँच अच्छे से हो सकेगी और कोई भी आतंकवादी गतिविधि उस पर नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है। साथ ही साथ क्या है, इसका एक लक्ष्य है, विजन यह भी है कि ऑल ओवर इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के का किसी भी मामले के अंदर सहयोग करे और गवर्नमेंट से सहयोग ले। देखो कभी भी क्या होता है, इस प्रकार के जो बहुत बड़े बड़े काम है कोई भी व्यक्ति या संस्था अकेले तो नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सहयोग करना है और उनसे सहयोग लेना भी है। ऐसा नहीं है केवल करना है, उनसे सहयोग लो। आपको जो भी मामला चाहिए, विषय चाहिए, सहायता चाहिए, आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जाँच एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, आप उन सभी एजेंसियों से भी मदद लेंगे और अगर उन एजेंसीज को आपकी ज़रूरत हो तो आप उन एजेंसीज की मदद भी करेंगे। ये भी इसके विजन के तहत रखा गया, जिससे कि क्या हो, इनके जो संबंध है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छे हो सकें। साथ ही साथ जो हमारे देश की एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी है, जाँच एजेंसी है, उन एजेंसीज के साथ भी एनआईए के संबंध अच्छे हो सकें और जो मामले हैं, जाँच चल रही है, इंक्वायरी जो भी है, उस मामले का अच्छे से समाधान किया जा सके। ठीक है। तो यह सभी क्या थे, यह सभी थे जो हमने बात की है एनआईए के लक्ष्य और दृष्टि, यानी कि इसके जो भी टारगेट्स थे, विजन्स थे, हमने उन विजन्स वगैरह को लेकर के सारी बात कर ली है। आई होप आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए समझना हमारे लिए यह भी ज़रूरी था। तो अब हमने अधिकार क्षेत्र और लक्ष्य और दृष्टि को समझ लिया। अब आते हैं इसके सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वर्तमान में भी बना हुआ है, वह है एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019। हाल ही में यानी कि पिछले ही साल एनआईए एक्ट के अंदर संशोधन किया गया। संशोधन वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया और इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो एनआईए का अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका कई नई चीज़ें जो थी वो एनआईए को और सौंपी गई हैं, जिससे कि एनआईए अब और ज़्यादा स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ अपना काम कर सके। चलिए समझते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए और अमेंडमेंट के तहत क्या परिवर्तन है। इसमें क्या किया गया, पहले जो एनआईए था, एनआईए केवल ना राष्ट्रीय स्तर पर ही काम करता था, केवल देश को देखता था और देश से जुड़े मामलों में फैसला लेता था। अब एनआईए को क्या अधिकार दे दिया गया है, एनआईए के जो अधिकार है, जो पावर है, वो कहाँ तक पहुँच गई है, व्यक्तियों तक उसका विस्तार कर दिया गया है। यानी कि अगर और पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा काम होता है जिससे हमारे देश के जो नागरिक है, नागरिकों का हित प्रभावित होता है, नागरिकों को नुकसान पहुँचता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई एनआईए को अब अधिकार मिल गया है कि वह अच्छा से और आराम से उस मामले की जांच कर सकती है। साथ ही साथ अगर पूरे देश के अंदर राष्ट्र विरोधी कोई काम हो रहा है या नागरिकों के विरोधी में कोई काम हो रहा है जिससे हमारे देश के नागरिकों के हितों का विरुद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर कोई मामला आता है तो उसको जाँच करने का अधिकार भी अब एनआईए को दे दिया गया। तो यह जो था संशोधन किया गया और यह है इसके तहत अधिकार क्षेत्र में, एनआईए के अधिकार क्षेत्र में यहाँ विस्तार किया गया। इसके अलावा क्या विस्तार किया गया, पहले एनआईए क्या काम करता था, केवल भारत के अंदर जो मामले हुआ करते थे उन सभी मामलों की ही जांच करता था और उसके बाद उस पर अपना फैसला सुनाया करता था। लेकिन अब संशोधन करने के बाद उसको एक अधिकार और दिया गया है कि अब एनआईए जिस तरह से भारत के अंदर मामलों में काम करता था उसी तरह से अब क्या करेगा, भारत के जो बाहर के आतंकवादी मामले होंगे उनके अंदर भी एनआईए उसी प्रकार से ही काम करेगा। यानी कि भारत के अंदर एनआईए को अधिकार दिया गया था कि भाई जो भी घटना है उसका भाई आप मामला दर्ज करें, मामला दर्ज करने के बाद
उसका अन्वेषण करें, जांच करें, अंत में अपनी रिपोर्ट पेश करें, सुनवाई करें। तो अब एनआईए को यह अधिकार दे दिया गया है कि अब एनआईए भारत के बाहर के मामले जो होंगे उनको भी दर्ज कर सकता है, उनका अन्वेषण कर सकता है, जांच कर सकता है और अंत में अपना फैसला बता सकता है। यह अधिकार अब एनआईए को संशोधन के माध्यम से दे दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि बहुत अच्छा काम किया गया अभी। इसके अलावा अब क्या किया गया, एक नया काम और महत्वपूर्ण किया गया कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या होता है कि कभी भी जो कार्यक्रम चलते हैं इस प्रकार के, यानी कि मुकदमे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। लेकिन एनआईए का विजन क्या है, जब भी कोई मामला हो तो मामले क्या हो, त्वरित मुकदमा आए और उसकी सुनवाई भी जल्द से जल्द हो सके। यह इसका एक विजन निर्धारित किया हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर इसके विजन को पूर्ति के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ नई चीज़ें लाई। गवर्नमेंट की नई चीज़ यह लेकर के आई कि भाई जो हमारे देश सत्र न्यायालय हैं, एनआईए के मुकदमों की सुनवाई के लिए क्या कर सकते हैं, उन सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो एनआईए के मुकदमे हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई संभव हो सकेगी और जल्द से जल्द फैसला आएगा। तो इस चीज़ को निपटाने के लिए, यानी कि एनआईए के इस वाले विजन की पूर्ति के लिए यह प्रावधान कर दिया गया है कि यह लोग सत्र न्यायालयों को अब विशेष न्यायालयों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं फैसलों में जो सुनवाई है उसमें देरी नहीं होगी, जल्द से जल्द फैसले सुनाए जाएंगे और मामले को निपटाया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ नए अपराध और नए कर्तव्य भी एनआईए के कार्य क्षेत्र में जोड़े गए हैं। यह कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। इस जब 2019 में जो संशोधन किया गया था तो नए अपराध और कर्तव्य जोड़े थे, वे क्या थे, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला, यानी कि अधिकार दिया गया था एनआईए को मानव तस्करी से जुड़े मामले में ये फैसला कर सकता है, मुकदमा दायर करके जांच कर सकता है। नकली मुद्रा के मामले में भी इसको अधिकार दे दिया गया 2019 के अंदर। अगर भारत में कहीं भी हथियारों का निर्माण हो रहा है, उसकी बिक्री हो रही है, तो यह मामला भी एनआईए देख सकता है। इसके अलावा साइबर आतंकवाद और विस्फोटक सामग्री से जुड़ा हुआ मामला भी एनआईए देख सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है और अपना फैसला सुना सकता है। तो यह कुछ नए अपराध और कर्तव्य इसके तहत जोड़े गए थे। तो एनआईए के अंदर 2019 में संशोधन किया गया था। संशोधन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना गया और कई नई महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब कहीं ना कहीं आपसे ना वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ इन सभी से जुड़ी हुई चीज़ें पूछता है कि सन 2019 में संशोधन हुआ था, एनआईए को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया। तो अब आपने समझ लिया, तो अब आप बड़े ही आसानी से उन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे, कि अपनी क्लास अच्छे से समझ लिए। तो आज की क्लास के अंदर हमने एनआईए के अधिकार क्षेत्रों को अच्छे समझा, उसके लक्ष्य उद्देश्य को समझा और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनआईए के संशोधन अधिनियम 2019 को भी अच्छे से हमने समझ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि हाँ आपको यह सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ऐसी स्थिति में आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा और आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। और एनआईए का टॉपिक केवल इतना ही था। कल हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर के। एक नए दिन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसके बारे में, उससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी उनको समझेंगे। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।